कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप लोग सही होंगे और स्टडी भी आपकी सही चल रही होगी, सही डायरेक्शन में चल रही होगी और जो आने वाले एग्जाम हैं आपके उसके लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आज एक बच्चों स्टडी से हटके वीडियो, एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अति महत्वपूर्ण का अर्थ ये है क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं, पुराने छात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी वो इस संशय में रहते हैं कि आखिर पढ़ने का सही तरीका हम क्या अपनाएं, हमारे नोट्स बनाने का एक प्रॉपर तरीका क्या हो, कितने घंटे हम अपनी स्टडी को समय दें। क्योंकि कई लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमने 10 घंटा पढ़ा या 12 घंटे पढ़ा। कई लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमने इतनी किताबें पढ़ी, और कई लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं भाई हम इस टॉपिक को आज कवर कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब हर किसी का अपना अपना अप्रोच होता है और इसमें हम कोई भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी एक का जो तरीका है वो एग्जैक्टली फिट बैठता है। ठीक है, हर किसी के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो आपके सीनियर होने के नाते, सीनियर का अर्थ आपका एक मतलब जो गाइडेंस जो आपको दे रहे हैं यहाँ से, उसके नाते अगर मैं आपसे कहूँ कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिससे आपको पढ़ने की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ें बच्चों, आप कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कुछ भी हो जीवन में, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। यानी आप ये दो दो तीन तीन जगह अगर हाथ पैर मारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो सकती है बच्चों, ये इस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है कि यार मैंने इतने एग्जाम दिए लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। क्योंकि कई लोग ना काउंट करते हैं, वो क्या काउंट करेंगे, लोअर पीसीएस का दिया नहीं हुआ, अपर पीसीएस दिया नहीं हुआ, रेंजर दिया नहीं हुआ, इसके अलावा ग्रुप सी के एग्जाम दिए नहीं दिया, पटवारी दिया हुआ नहीं, मतलब कई प्रकार के एग्जाम देते नहीं, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो वास्तव में किस एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे थे। यानी आप अगर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, साथ में आप ग्रुप सी का दे रहे हो, तो कैसे आपका चयन होगा बताओ आप। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रुप सी का मत दो, हाँ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी लेवल के एग्जाम भी दे रहे हो साथ में, तब तो ठीक है, लेकिन ग्रुप सी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो पीसीएस लेवल के, तो फिर कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्वास को आप डगमगा रहे हो। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, आप ये सोच के चलिए आपने जो भी एग्जाम देने हैं या निकट भविष्य में आप जो भी एग्जाम देंगे, उसका सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। अर्थात बिना सिलेबस के आप एक भी रत्ती ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका चयन होगा या आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अब मेन चीज, उत्तराखंड हो या किसी भी स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम कराने वाली बॉडी ने उस एग्जाम के संबंध में सिलेबस जारी किया। अब मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि आप लोग क्या है बच्चों, यहाँ के जो छात्र हैं, क्योंकि स्पेशली उत्तराखंड ओरिएंटेड ये क्लास है और यहाँ पे जो बेसिकली आप देखेंगे अलग अलग तरीके के छात्र यहाँ पे अलग अलग इलाकों से आते हैं। यानी कुछ पहाड़ी इलाकों से, दुर्गम इलाकों से आते हैं जहां बहुत ज़्यादा कोचिंग संस्थान या कुछ इस प्रकार का गाइडेंस देने वाला नहीं होता, तो वो छात्र कई तरीके से ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं, अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं, यानी जोड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि चलो ठीक है आज इसकी क्लास आएगी, इनकी क्लास आएगी, यहाँ से पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ। ठीक, दूसरा कई ऐसे छात्र होते हैं जो ऑलरेडी कोचिंग संस्थानों में भी तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब या अन्य ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं, जो माध्यम हैं, उससे भी चीज़ें सीखते हैं। तो बहुत एक प्रकार का गैप आ जाता है, यानी किसी न किसी के पास एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर है पढ़ाई करने का और किसी के पास कुछ इस तरीके के साधन नहीं है, वो लिमिटेड साधनों पे क्या करता है, अपनी तैयारी को करता है। अब यहाँ पे दो चीजें, किसी ने कम साधनों पे, सीमित संसाधनों पे तैयारी की और उसका चयन हो गया, और किसी ने जो है बहुत ज्यादा सब कुछ होने के बाद भी सफलता नहीं मिली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दो चीजें सामने आती हैं, यानी जो सीमित संसाधनों में कर रहा है अगर वो लगन से कर रहा है तो कम से कम संसाधनों में भी अधिकतम सफलता पाई जा सकती है। और आप ये मान के चलिए, आप किसी भी एग्जाम के रिजल्ट को देखिए, आप उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी के हों या अपने आप में जो यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, उसका जब अंतिम चयन परिणाम निकलता है उसमें आप ये देखिएगा कि जो चयनित छात्र हैं मैक्सिमम छात्र किन इलाकों में रह रहे हैं, मतलब वो कई ऐसे हैं जो अभी तक आए ही नहीं है देहरादून या हल्द्वानी जैसे शहरों में। ठीक है, वो अपने क्षेत्र में रह के तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो संभव है आज के दौर पे सेल्फ स्टडी से ही चयन ज्यादा संभव है, क्योंकि कोचिंग संस्थानों में या अन्य संस्थानों में आपको मोटिवेशन तो मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा,
क्या आप उस भीड़ भाड़ के इलाकों में चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या आपका ध्यान लगा रहेगा? क्योंकि वहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में सीमित लोग हैं, सीमित संसाधन, तो आदमी एक कहीं ध्यान भटकना नहीं है। लेकिन आपको पता है शहरों में क्या चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है, कुछ मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ छात्र तो बहुत ईजिली इसको पास कर जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र बहुत लंबे समय से तैयारी करने के बाद भी चयन नहीं ले पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, तो सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 एग्जाम है, यानी एक है यूके पीएससी का और एक है यूके ट्रिपल एससी का। आप अगर ये मान के चलते हैं कि आप ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होना चाहिए, अनावश्यक डीप स्टडी की किताबों की ओर ध्यान नहीं देना। क्योंकि आपको हो सकता है ये लगे कि यार मुझे ये चीज नहीं पता, क्योंकि इंसान तैयारी के दौर में भावुक होता ही होता है। कोई भी इंसान हो, भावुक का तात्पर्य रोने से नहीं है, भावुक का मतलब पढ़ेगा ग्रुप सी की तैयारी, कहेगा लक्ष्मीकांत रख लेता हूं, मेरे दोस्त ने रखी है, लक्ष्मीकांत भी पढ़ता हूं, पढ़ेगा ग्रुप सी की हिस्ट्री और रख देगा वहां बिपिन चंद्रा की किताब। ये होता है भावुकता, और वो सजाने के लिए। आप में से कितने छात्र ऐसे होंगे जिसने इस प्रकार की भारी भरकम किताबें अपने कमरे में सेट की होंगी और पढ़ रहा होगा ग्रुप सी के वन लाइनर, यानी किसी के नोट्स या किसी का जो वन लाइनर, जो ऑथेंटिक किताबें नहीं है, लेकिन मार्केट में आपने देखा होगा तमाम प्रकार की किताबें हैं, उनको वो स्टडी कर रहा होगा। लेकिन जो साथ में रखी होंगी, भावुक होकर बड़ी बड़ी किताबें रख दी होंगी सजाने के लिए। वो कभी कभी जैसे कोई एग्जाम नहीं होता तो होश जैसी आएगी, क्या नहीं आज इसको पढ़ लेता हूं, फिर रख देगा। तो इस प्रकार की भावुकता से बचना है। आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे बेसिकली वनडे एग्जाम है, ठीक है, वनडे एग्जाम और क्या है, सारा ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को लाना होगा। आपको बड़ी बड़ी किताबों से बचते हुए, अनावश्यक सामग्री को इकट्ठा करने से बचते हुए, सीमित साधनों पे जो इसके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके सफलता लेनी होगी। और सफलता का सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप ये मान के चलिए आपने बड़ी बड़ी किताब रख दी, पता लगा वहां चयन हो ही नहीं रहा, लेकिन आपने कम साधन रखे, लिमिटेड इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ी, आपका एक ही बार में सिलेक्शन होगा। इसका क्या फायदा होगा अनावश्यक किताबें न जोड़ने का? आपको भले ही आप भावुक हो जाएं, कहोगे यार मेरे पास ये चीज नहीं, ये किताब नहीं है, और जो है मैं मेरे दोस्त की बात से उसने कितना जो सीख लिया होगा, लेकिन आप अपने जो मतलब वो है उद्देश्य, उस पर डटे रहना। आप ये देखना कि आपको नीड किस चीज की है, आपकी सबसे ज्यादा नीड किस चीज की है। आप वनडे एग्जाम अगर ग्रुप सी की कर रहे हैं तो आपको जिस चीज की नीड होगी वो किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होता बच्चों, आप कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी करने का मतलब, यहाँ पे ग्रुप सी का सिलेबस आप सभी छात्र जानते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं कि जो ग्रुप सी की तैयारी करता हो उसको सिलेबस पता ना हो। जो जनरल एग्जाम यहाँ पे ग्रुप सी के होते हैं उसमें 40 नंबर की उत्तराखंड कई सदियों से पूछी जा रही है, 20 नंबर की हिंदी कई समय से पूछी जा रही है, 10 नंबर की रीजनिंग कई समय से पूछी जा रही है, और 25 नंबर की जीएस, और 5 नंबर का लगभग करंट अफेयर्स, और ये सब आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह या कंप्यूटर वगैरह जो भी है, ये सब चीजें आती हैं। अब आप देखिए, जब ये आपका सिलेबस ग्रुप सी का है तो आपको अगर किताबें रखनी ही है भारी भरकम, तो वो रखनी पड़ेंगी आपको उत्तराखंड की। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का अच्छा खासा पोर्शन यहां पर है। आप समय भी इसी अकॉर्डिंग दीजिए, आप अपनी टोटल स्टडी का 40% समय उत्तराखंड की स्टडी को दीजिए। कहने का मतलब, आप जैसे सपोज एक दिन में 8 घंटे की स्टडी करते हैं, उसका 40% निकालिए, उस 40% के आधार पे देखिए कि कितना समय, यानी 8 का 40% लगभग 3 से सवा 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास आपको उत्तराखंड पढ़ना होगा 8 घंटे में से। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है आपको उत्तराखंड देता है। आप ये छोड़ दीजिए कि आपका दोस्त कौन सी किताब पढ़ रहा, वो क्या पढ़, आप अपनी नीड को पहचानिए, आपके लिए क्या नीडफुल है आप उसको ध्यान रखिए। और नीडफुल चीजें जिस दिन आप समझ गए, यानी आवश्यक सामग्री आपकी क्या है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस जिस दिन आप समझ गए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिना भावुक किए हुए, बिना अपने दोस्त के कमरे में झांके हुए कि कौन सी किताब पढ़ रहा है, बिना आजू बाजू देखे हुए, आप अपने से पूछिए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। आपका दिल कहता है नहीं आपको तो ग्रुप सी की तैयारी करनी है, आप जा ही नहीं रहे ऊपर के एग्जाम को, तो आप ये उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए, ठीक है। इसके अलावा 20% समय, यानी आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे का 20% जितना भी होता है उसको हिंदी दीजिए, ठीक है। 10% समय आपको किसको देना है, अपने आप में रीजनिंग में, और 25% स्टडी आपको करनी है किसकी, जीएस की करनी है, और लगभग 5% आपको क्या करना है, कंप्यूटर और करंट अफेयर। यही फॉर्मूला अपनाइए, इसके अलावा कोई नहीं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे पूछते हैं कितना घंटा पढ़ा जाए। भाई अब निकाल दो समय, आपका ये पहला फॉर्मूला इसके लिए। आप पढ़ रहे हो ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी में आपने समय डिवाइड किया अपना कि भाई मुझे इतना इतना ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। आपको लगता है कि आपकी उत्तराखंड बहुत बेहतर है, तो आप इसको बढ़ा दीजिए, इसको 30% कर दीजिए, इसको भी 30% कर दीजिए। आपको लगता है कि आपके दोनों बहुत अच्छे हैं, इसका समय घटा के इसको, ये सब व्यक्तिगत आधार पर तय किया जाएगा कि मुझे कितना कितना। मैं सिंपल से उस बच्चे के लिए जो नया छात्र है, मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा किताब अगर आप उत्तराखंड की पढ़ोगे भी तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के देखने को मिलते हैं और ये नहीं पता कि वो कहां से उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यही याद रखना है कि मुझे अपने सिलेबस में जिस पोर्शन से जितने मार्क्स आते हैं उस पोर्शन से उतने ही प्रतिशत उस पोर्शन को समय देना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत कारगर, बहुत किफायती और बहुत ही एक प्रकार से स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी स्टडी के संबंध में, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए आपका ग्रुप सी, अब इसमें क्या है, आप इसके लिए अच्छी खासी किताब अपने पास रखिए। अच्छी खासी किताबें देखो, परीक्षावाणी बेसिक है ही है, सभी जानते हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी सभी लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड सरकार का बजट आता है हर साल वो अच्छे से पढ़िए, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं अच्छे से पढ़िए, उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ उत्तराखंड इतिहास की कोई एक किताब पढ़ लीजिए, चाहे अजय रावत जी हैं, यशवंत कटौत जी या कोई अन्य किताब है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर पे कोई अगर किताब है, कला और संस्कृति पे संबंध में, वो पढ़िए। आपकी 4 से 5 किताबें मस्ट हैं बच्चों, जो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उन 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद आप बहुत एक अच्छे कंफर्ट जोन पे पहुंच जाएंगे एग्जाम निकालने में। मैं ये नहीं कह रहा सबको रटो, उन 4-5 किताबों में लगभग 40-50% चीजें आपको हर किताब की पता ऑलरेडी होंगी। आप परीक्षावाणी जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन ही आपका 50-60% काम हो गया समझो। क्यों? क्योंकि एग्जाम का नेचर तो है ही वन डे, वन लाइनर है, तो वन लाइनर में परीक्षावाणी से ही 50-60% क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बाकी थोड़ा इतिहास उसमें कम दिया तो हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है, कुछ कल्चर के क्वेश्चन दिए तो कल्चर के क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। बाकी जो इकोनॉमी सर्वे है, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, इन सब चीजों के लिए मैं क्लासेस आपको समय समय पे दूंगा ही दूंगा और देता भी रहूंगा, ठीक है, निरंतर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो वो क्लासेस होते रहेंगी। साथ ही साथ इस जो आप ये 40% जिसको समय दे रहे हो, इसमें कई चीजें मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। उत्तराखंड का इतिहास आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, जितना मैंने करा रखा, अगर आप उतना भी कवर कर पाए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड का भूगोल मैं चला ही रहा हूं, उससे भी आपका काम बन जाएगा। आप साथ में अपना देख लीजिएगा, छोटा मोटा कोई जो भी किताब है आपके पास है, आपका क्रॉस चेक करने के लिए है या आपका इनहेंस करने के लिए स्टडी के जो मतलब जो मटेरियल है, इस टाइप की चीजें, क्योंकि मैं कराऊंगा तो स्मार्ट स्टडी एग्जाम ओरिएंटेड करा पाऊंगा, अनावश्यक चीजें नहीं करा पाता, क्योंकि वो एग्जाम में आए ना आए इसका फिर कोई पता नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका ये है, आप इसके अकॉर्डिंग दीजिए। हिंदी के लिए आपके पास पूरा सिलेबस देखना दिया हुआ है, जो जो टॉपिक सिलेबस के दिए बहुत अच्छे से उसको तैयार कीजिए। समय है तो समय रहते उसका पूरा प्रयोग करना है बच्चों, अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे, ठीक है। 20%। अब रीजनिंग है, कई लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं कि भाई रीजनिंग है कर ही देंगे एग्जाम में, और 10 नंबर जब वहां क्वेश्चन आते हैं वहीं फेल हो जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए एक बहुत अच्छी किताब लेके आइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। 10% समय आपको रीजनिंग को देना है, अपनी स्टडी का जो टोटल टाइम है उसको 10% दीजिए। अगर रीजनिंग नहीं कर रहे हैं, आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है, आधी अधूरी आती है, थोड़ा बहुत आती है और फिर भी सोच रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं कि नहीं रीजनिंग बाद में कर लेंगे, हो जाएगा जिस दिन होगा, ऐसे नहीं होता बाबू। क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 20 से यानी 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे जब हालत खराब आप लोगों की होती है कि यार ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं, तो 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में होते हैं। सोचिए कहीं कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सही हो गए तो उसकी भरपाई आपने दूसरी जगह से कर ली, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, भरपाई का सिद्धांत आपने लागू करना ही करना, यानी एक क्वेश्चन अगर एक पोर्शन आपका गलत होता है दूसरी जगह से उसको भरपाई कीजिए, यही एक अच्छी रणनीति मानी जाती है, ठीक है। अब जीएस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जीएस, क्योंकि देखो इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, तमाम प्रकार का सिलेबस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जीएस के लिए रखा है। और पूछो क्वेश्चन कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन। अब इतिहास के भी 3 सेक्शन है, कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। राजनीति विज्ञान देखो पूरा संविधान है, राजनीति जो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ज्योग्राफी में देखोगे इंडियन ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है। हिस्ट्री में देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है। अर्थशास्त्र में देखो, अब बताओ ये तो इतना सिलेबस दिया कि आदमी इसको पीएचडी कर जाए। अब आपका एग्जाम है 1 डे। अब यहां पे सबसे ट्रिकी चीज है
क्योंकि ये 25% के क्वेश्चन बच्चों गारंटी नहीं है कि आपके एग्जाम में 25 में से आप 15-16 से ऊपर कर पाओ, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होगा। मैं तो साफ साफ कहूंगा छूट जाने दो 10 नंबर के क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 8-10 क्वेश्चन नहीं आएंगे चलेगा। आपको लेना है चयन, आपका होना है सिलेक्शन। मेन चीज क्या है, आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। अब यहां मैं कहता हूं कि यहां नहीं छूटनी चाहिए, जितनी मेहनत करो, क्योंकि अगर 3-4 किताबें अगर देखोगे भी जो मैंने बताई उस तरीके से पढ़ोगे भी तो है भी तो 40 नंबर का पोर्शन ना, तो वो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। अब लगा यहां इतना बड़ा है, मतलब पूरा पहाड़ सामने क्वेश्चन आ रहे हैं 25, तो क्यों मैं ये कहूंगा कि इतिहास की ये किताबें लीजिए, भूगोल की ये लीजिए और इकोनॉमी की ये लीजिए। आपका एग्जाम है ही नहीं उस नेचर का, तो आप क्यों लेंगे उसको, बताइए, कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसके लिए 2-3 काम कर सकते हैं। आप इसके लिए कोई एनसीईआरटी की सार किताब पढ़ सकते हैं, यानी एनसीईआरटी, ठीक है, कोई अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपको मिल जाए जिसमें एक्सप्लेनेशन भी किया हो, ठीक है, या एनसीईआरटी सार जिसको कहते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपको घटना चक्र या लूसेंट पढ़नी पड़ेगी, बस इतना मैं कहूँगा, क्योंकि अनावश्यक आप नहीं पढ़िए। घटना चक्र प्लस लूसेंट, इतना अगर आप करके जाते हैं तो आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत है बच्चों। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सारा क्वेश्चन आएगा, मैं इतना आपसे जरूर कह सकता हूँ कि इनमें से 25 में से आपको 15-16-17 क्वेश्चन अगर आप सही कर गए तो आपका काम बन गया। अब मैंने कहा कि नहीं लक्ष्मीकांत लिख लो, भाई वो लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी और ग्रुप सी के एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा क्यों करना है बताओ। अब जब आपको पता है, भावुक नहीं होना है, ठीक है। मेरा दोस्त लक्ष्मीकांत पढ़ रहा 3 नंबर की पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए और मैं जो है लूसेंट में रह गया, घटना चक्र में रह गया, मैं तो भावुक हो गया, आज ही जाता हूँ करणपुर में और किताब लेके आता हूँ। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये आपको सफलता के लिए एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी आपके है कि आपको अनावश्यक किताबें तब तक नहीं ऐड करनी जब तक आपका एग्जाम का नेचर नहीं बदलता है। आप जब ग्रुप सी की तैयारी करें तो उसी हिसाब से अपने आप को आगे लेके जाइए, ठीक है। और लास्ट रहता है बच्चों 5 नंबर करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। कंप्यूटर तो ठीक है, आजकल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिलेबस में दी है, आप कंप्यूटर के एक एक टॉपिक को यूट्यूब से नेट से पढ़ लीजिए। मैं कोई किताब इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि किताब पढ़ूंगा तो उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा दिया हुआ है। आप क्या करना, सिलेबस में देखना कि जैसे MS वर्ड दिया है, MS एक्सेल दिया है, कुछ क्या क्या दिया है, वो नेट से हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए डेली क्या कीजिए, आप लोग अखबार पढ़िए, उत्तराखंड में जो भी है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। अब ऐसा मत सोचना कि आजकल सारी खबर सोशल मीडिया में मिल जाती। सोशल मीडिया में क्या मिलती है सब जानते हो, न्यूज़पेपर में भी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी खबर आती है, लेकिन हाँ कुछ कहीं मेले, कुछ कहीं त्योहार, कुछ कहीं ऐसी चीजें, कोई उद्घाटन, कोई सरकार की नई स्कीम, इन चीजों के बारे में आपके एग्जाम से संबंधित जो पॉइंट है वो अगर आप कवर कर पा रहे हो तो वो आपको बाद में फायदा देंगे जब आपका एग्जाम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप लोग अपनी पूरी प्लानिंग करेंगे। अब दूसरा आता है बच्चों यूकेपीएससी। अब आता है यूकेपीएससी। अब आप अपने दिल से पूछो, क्या आप ऐसे बच्चे हो जो यूके ट्रिपल एससी की नहीं देते हो, सिर्फ यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप ऐसे छात्र हैं जो दोनों देते हो? दोनों देते हो तो सिंपल सी बात है, यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए अगर आपने मन बनाया, मैं सबसे पहले आपके मन को आपने टटोलना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यूकेपीएससी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रीलिम्स होता है। अधिकांश पेपर प्री 150 नंबर के होते हैं, 100 मार्क्स की, उसमें वो जीएस और उत्तराखंड रखता है, 50 के आसपास जनरली वो रीजनिंग और ये रख रहा है। तो रीजनिंग की तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, आपको रीजनिंग दोनों जगह काम आएगी, ठीक है। आप अच्छी किताब लीजिए, रीजनिंग के लीजिए, रीजनिंग की किताब पढ़िए। इसके साथ साथ आपको अगर यूकेपीएससी की तैयारी करनी है तो आप जीएस का बहुत ठीक ठाक पोर्शन आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर ये नहीं कहूंगा कि आप लक्ष्मीकांत जी पढ़िए, वो अच्छी बात है। आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, यानी एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी सार नहीं, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। इसके साथ साथ दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक आती है वो पढ़िए, ठीक है। तो दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक और एनसीईआरटी, इनका कॉम्बो आपको इवन मेंस तक फायदा पहुंचा जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं करूं, क्योंकि मेंस का हालांकि सिलेबस, मेंस कई लोग सोचते हैं कि मेंस में बस ये जीएस लिखने को आती है। मेंस बच्चों अलग चीज है, मेंस आपकी समझ पे आधारित होता है। मेंस के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मेंस ऐसे थोड़ा ना पूछता है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिए, ऐसा नहीं पूछता मेंस, ठीक है। मेंस इस तरीके से पूछता है। हाल फिलहाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संबंध में की गई टिप्पणियों से क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो प्रासंगिकता है उसको खतरा हो रहा या कुछ इस तरह, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कई बार होता है नहीं, कोर्ट वगैरह जो है डिसीजन दे देते हैं, या कोर्ट वगैरह फटकार लगाते हैं कि भाई मौलिक अधिकारों को आना नहीं, तो इस तरीके से घुमा फिर, अब क्या लिखोगे उसमें बताओ, मौलिक अधिकार इतने हैं ये, तो वो चीज अलग है। आपको दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक पढ़नी चाहिए, और या फिर अगर आप वो नहीं पढ़ते तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए। साथ ही साथ अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस में आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। अब शहरीकरण सिलेबस दिया है मेंस में, अब शहरीकरण में किस किताब से पढ़ोगे?
क्या है अर्बनाइजेशन, क्यों अर्बनाइजेशन इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्यों लोग पलायन करके शहरों की ओर आ रहे हैं, वहां पे क्या समस्या है, किसके साथ क्या समस्या है, इसका निदान क्या है, सरकारें क्या कर रही हैं अत्यधिक शहरीकरण को रोकने के लिए। इस टाइप की वो तो अलग चीज हो गया ना, वो तो लीक से हटके चीजें होंगी, उसके लिए मेंस की अलग किताबें बनी होती। ध्यान रखना, जब आपके मेंस वाला पोर्शन होता है तो मेंस में वैसा जीएस नहीं पूछा जाता। अब मेंस के लिए अलग किताबें पढ़ी हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेके हो, आंतरिक सुरक्षा के लिए हो, भारतीय समाज के लिए हो, वो किताबें ही अलग होती हैं, वो ये किताबें नहीं होती है मेंस की। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो दृष्टि आईएएस की जीएस बुक पढ़िए, रीजनिंग की कोई किताब ले लीजिए, इसके आधार पर आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों जगह फायदा होगा। जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, प्रीलिम्स आप निकाल लेंगे, देन आप क्या करेंगे, मेंस की तैयारी के लिए जब आप देखेंगे, आपको अभी से सिलेबस पता होना चाहिए, उसके आधार पर जैसे भारतीय समाज सिलेबस में दिए हैं, आपको देखना पड़ेगा भारतीय समाज में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अलावा महिलाओं की क्या यहाँ पे भूमिका है, भारतीय समाज के पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। ये तो आपके सब अलग अलग कंटेंट हो गया, अलग किताबें होंगी, तो आपको यहाँ थोड़ा ना मिलेंगी ये सब चीजें दृष्टि आईएएस वगैरह में, वो अलग से किताबें आएंगी, उसकी अलग तैयारी होती है, वो आपको सिलेबस के आधार पर ही बताई जाएंगी। अगर आप कहेंगे कि मुझे सर मेंस की तैयारी करनी है किसी दिन, तो मैं आपको वैसे बता दूंगा कौन कौन सा आपका सोर्स बेहतर होगा, जहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।